मैं कम से यस प्लीज। ठीक है, बैठिए। इस टोकन की सहायता से बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह टोकन ही आपकी पहचान होगी, और टोकन नंबर नहीं बताएंगे तो हम आपको नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको जानते ही नहीं। ठीक है, तो बोर्ड को संक्षिप्त परिचय दीजिए जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू लिया सके। जो आप बताएंगे उसी के आधार पर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो बड़ा सोच समझ के अपने बारे में बताइएगा। सर मेरा टोकन नंबर 10,593 है, और सर मैंने वर्ष 2014 में अपना ग्रेजुएशन किया है। हिंदी साहित्य विषय से, और पॉलिटी है, इंग्लिश लिटरेचर है। और मैंने 2019 में सर अपना पीजी किया हुआ है हिंदी साहित्य विषय से ही। और सर मैं अभी जो है, ये मेरा दूसरा साक्षात्कार है। दूसरा साक्षात्कार? जी सर। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। तो ग्रेजुएशन कब आपने किया था? सर वर्ष 2014 में। आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सॉरी सर, 2013 में। सर वो सत्र 2014 था एक्चुअली, वो मेरी मार्कशीट में डेट जो है 2013 की है। अच्छा, नहीं तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वहाँ प्रॉब्लम हो जाए। जी। तो 13 से लगभग आप जाकर 2019 में आपने पीजी किया है हिंदी लिटरेचर से, तो और कुछ काम नहीं किया आपने? 10 साल से तैयारी में लगा दिया। सर बीच में कुछ दिन मेरी पढ़ाई बाधित रही है। कैसे, क्यों बाधित रही? सर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। अच्छा ठीक है, हाँ। तो कुछ काम वगैरह नहीं किया, कुछ जॉब वगैरह करने की कोशिश की हो? नहीं सर, कुछ खास नहीं। तो ऐसा क्या है सिविल सर्विसेज में कि आप 10 साल से इसमें लगे हुए थे? नहीं सर, मैं 10 साल से नहीं हूँ। मैं 2019 में जब मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया, उसके बाद से मैं इसमें हूँ। उसके बाद से आपने तैयारी शुरू की। ठीक है, तो मेरठ की स्पेलिंग क्या है? MEERUT। तो आपने इसमें बड़ा गलत भरा हुआ है, एक जगह पीजी में MERATH कर दिया। जी सर, वो मिस्टेक हो गई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान है हिंदी साहित्य में? सर हिंदी साहित्य में आचार्य राम शुक्ल जी का योगदान बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जब इनको सर बेसिकली जब ये आए साहित्य क्षेत्र में, तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इतिहास लेखन में इन्होंने काफ़ी बड़ा हस्तक्षेप किया, और उससे एक सकारात्मक धारा का निर्माण हुआ। जैसे कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1929 में जब बुक लिखी, तो वहाँ से जैसे जो पुराना साहित्य था, वो जॉर्ज गियर्सन, गार्सा दत्तासी, इन सब की बुक्स थी, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंग्रेजी हितों को देखते हुए हमारे साहित्य को मोड़ा तोड़ा मरोड़ा। पर जब शुक्ल जी ने लिखा, तो शुक्ल जी की दृष्टि जो थी स्पष्ट, परिपक्व, वैज्ञानिक दृष्टि थी, जिसके आधार पर इन्होंने साहित्य को लिखा। और काफ़ी मतलब एक भारतीय होने के नाते इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखा। लेकिन शुक्ल जी की सबसे बड़ी आलोचना किसने की? सर शुक्ल जी की द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्यों आलोचना की? जब इतना आपने कंट्रीब्यूशन बता दिया, इतना अच्छा काम किया, तो फिर उन्होंने आलोचना इतनी बड़ी क्यों कर दी? सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। हाँ, क्यों आलोचना की? सर आलोचना उन्होंने कुछ आधारों पर की। और आलोचना सर उन्होंने की तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य और परिपक्व ही हुआ। जैसे उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर है सर, मैं 1-2 पॉइंट में बताता हूँ। जैसे शुक्ल जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भक्ति काल को डिवाइड किया, सगुण, निर्गुण, फिर इसके बाद ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा। फिर इसके बाद अब तो यहाँ पे द्विवेदी जी कहते हैं नहीं, हमें बांट के नहीं देखना है, हमें समग्रता में देखना है। और जब शुक्ल जी वैज्ञानिक प्रभाव की बात करते हैं, तो वहाँ पे द्विवेदी जी जो है वो परंपरा को महत्व देते हैं। कि जैसे द्विवेदी जी कहते हैं जो कबीर हैं, कबीर पर नाथ परंपरा का प्रभाव है, सूरदास पर प्रभाव देखते हैं विद्यापति का। तो ऐसे करके सर दोनों को अगर समग्र रूप से देखेंगे तो ज़्यादा व्यापक दृष्टिकोण हो पाता है साहित्य में। अच्छा, आपने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ा हुआ है। दोनों के लिटरेचर में जो विधाएं हैं, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी राइटिंग स्किल है, उसमें क्या अंतर और क्या समानता देखते हैं? सर समानता में तो ये है कि वहाँ भी जो है, जो समाज में साहित्य जैसे समाज का दर्पण है, तो ये बात वहाँ भी लागू होती है। लेकिन सर अंतर ये है, मेनली जो मैं समझ पाया हूँ वो सर अंतर ये है कि वहाँ पे साहित्य में थोड़ा सर अश्लीलता ज़्यादा है, हमारे साहित्य में उतना नहीं है। मुझे ये समझ में आता है सर। नहीं, अश्लीलता एक्सप्रेशन को हम अश्लीलता कैसे मान लें? सर जैसे वहाँ पे सर मुझे तो यही लगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए प्लीज़। जरा समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ बताइए।
सर समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 में किया गया है। इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है कि हमें एक समान सिविल संहिता का निर्माण करना चाहिए। अभी तक तो सर हुआ नहीं है। इसमें क्या है कि सर अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या है, तो समान नागरिक संहिता सर ये है कि जो हमारे विवाह के या गोद लेने के ऐसे जो कुछ नियम हैं वो समान होने चाहिए पूरे देश में हिसाब से। ठीक। तो हिंदी जो साहित्यकार हैं, जी सर। इनका हमारे आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी सर। तो ऐसे कुछ साहित्यकार और उनके योगदानों की अगर आप चर्चा कर सके तो। जी सर बिल्कुल। सर पहले तो मैं निराला जी का नाम लेना चाहूँगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सर इन्होंने, इनकी लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, जिसमें सर इन्होंने हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन है सर, छायावाद पे कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया जाता है कि ये कटा रहा, लेकिन सर आपके प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा कि ये कटा नहीं रहा बल्कि जुड़ा रहा। जैसे राम की शक्ति पूजा में क्या है कि शक्ति जो है असत्य के हाथ में है, यानी कि रावण के हाथ में है। और सर वर्तमान तात्कालिक परिदृश्य में भी देखा जाए तो शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं जब निराला जो है उस कविता के माध्यम से लोगों को उद्वेलित करते हैं और एक मार्ग दिखाते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो और सर उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का भी योगदान है, क्योंकि बार बार जैसे गांधी जी आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन हमारा विफल हो जाता है। तो जब राम रावण को नहीं हरा पाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने आप में देखनी पड़ती है कि क्या कमियां रह गई, तो उसको भी पूरा करते हैं। तो निराला इस हिसाब से सर बहुत उसमें जुड़ते हैं। और सर जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने सर लिखा जागो, सॉरी सर ये तो उनकी है निराला जी की, उन्होंने सर लिखा हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कहीं ना कहीं सर स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक। अच्छा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी सर जो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी हमारी 1991 में, उसका ये एक्सटेंशन है। ये 2014 में आई थी। इसमें सर अगर हम लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर देखें तो लुक ईस्ट जो थी हमारी वो ईस्ट की तरफ जो देश हैं हमारे, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया और जैसे ताइवान हो गया और मलेशिया हो गया, ये सब जो हमारे पूर्व के हैं, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो हैं। क्या ताइवान अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, आप मानते हैं ऐसा? सर वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को अगर हम मान लें तो फिर नहीं है, बाकी अगर नहीं मानते हैं तो है। वहाँ पे सर डेमोक्रेसी है, चाइना उसको अपना क्षेत्र बताता है। चलिए, तो प्रोजेक्ट चीता आपने सुना होगा, अभी हाल ही में हमने कई चीते जो हैं अफ्रीका से लाए हैं। जी सर। तो इसका क्या आपको महत्व दिखाई देता है? सर ये कूनों में छोड़े गए हैं। सर इसका महत्व यह है कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देंगे और सर इसका कहीं ना कहीं हम पर्यटन में यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में चीते खत्म हो गए हैं, शायद सर 1951 से खत्म हो गए थे। तो सर इसे बढ़ावा मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन मिलेगा, पर्यटन में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अच्छा, फतेहपुर से आप आते हैं ना? जी सर। और पिताजी आपके कृषक हैं। आपके जिले का मुख्य उत्पाद क्या है, कृषि उत्पाद? सर हमारे यहाँ गेहूँ मुख्यतः होता है। गेहूं का उत्पादन होता है। आपने कभी खेती में हाथ बटाई है? जी सर। क्या मदद करते थे? सर जैसे सिंचाई में होता है तो सिंचाई के दौरान, और सर जब फसल कटाई होती है तो उस दौरान भी मदद करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसका गेहूं के उत्पादन पर या फसल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी सर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो फसलें जो है, फसलों का टाइम पीरियड कम हो सकता है पकने का। तो जैसे अभी सर कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आए थे इससे संबंधित कि वर्तमान में जो तापमान बढ़ रहा है तो इससे गेहूं का दाना छोटा रह जाएगा, और सर गेहूं का दाना छोटा रह जाएगा, उसकी पोषण में भी कमी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं फसल उत्पादन पे गिरावट आएगी। अच्छा, G20 का समिट कहाँ हो रहा है अभी? सर इंडिया में हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा किस शहर में? है, दिल्ली में शायद। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर होने वाला है? सॉरी सर। आदर्श वाक्य क्या है G20 का? वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन। ठीक है, थैंक यू। IPEF का नाम सुना है आपने? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जी सर। क्या है ये? सर इसमें इंडो पैसिफिक में भारत और अमेरिका मेनली ऐसे ये देश मिल करके चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए सर इंडो पैसिफिक का निर्माण किया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी टू द PM। उसमें बताइएगा कि इसके बेस क्या क्या है, कौन कौन से इसके बेस हैं जिसके आधार पे यह तैयार किया गया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप हिंदी लिटरेचर के हैं,
रिपोर्टाज और कहानी में क्या अंतर है? रस, छंद, अलंकार, इनमें क्या अंतर है? सर रस जैसे जो हम कविता पढ़ते हैं या कोई हम उस तरह की चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद जो हमें अनुभूति होती है वो रस होता है। छंद क्या होता है सर, वो कविता एक ढांचे में लिखी गई है, उसके हिसाब से अगर हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो छंद हो जाता है, छंदबद्ध कविता हो गई। जैसे अलंकार सर कविता में चमत्कार उत्पन्न करता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो सर जैसे कनक कनकते 100 गुनी, तो सर यहाँ पे जो कनक वर्ड है उसके दो मीनिंग हो जाते हैं, एक का अर्थ हो जाता है धतूरा और एक का अर्थ हो जाता है सोना। तो सर अलंकार तो चमत्कार पैदा करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? गंगा एक्सप्रेस सर आई थिंक सर मेरठ से प्रयागराज तक। तो आपके जिले से गुजरता है? नहीं सर, हमारे जिले से नहीं। आपके जिले से कौन सा एक्सप्रेसवे गुजरता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस सर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आगरा एक्सप्रेसवे कितना दूरी से निकलता है? आगरा एक्सप्रेस सर हमारे यहाँ से काफ़ी दूर होगा। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। आप बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की 3 चुनौतियां बताइए और उन चुनौतियों का कैसे समाधान करेंगे। हमको एक अच्छा रोड मैप भी चाहिए। सर पहली समस्या तो सबसे ज़्यादा जो है पलायन की है, और सर इसको पलायन को एड्रेस करने पहली समस्या पलायन। दूसरी सर वहाँ पे सूखे की समस्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड समस्या हो गई। तीसरा सर महिलाओं के लिए समस्या है, विमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। तीनों का आप समाधान बताइए। सर पहली समस्या जैसे मैंने बताया कि पलायन की, तो सर पलायन को हम वहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड करके और रोजगार प्रदान करके रोक सकते हैं। सर वैसे वर्तमान सरकार पलायन कौन सी खराब चीज़ है भाई? सर पलायन इसलिए खराब है क्योंकि अगर वो लोग वहीं पे काम करेंगे तो स्टेट की इकोनॉमी में वो कर सकते हैं, और सर पलायन इसलिए भी खराब है। कोविड के दौरान इंडिया को जितना फ़ायदा इंडिया के लोगों ने नहीं दिया उतना इंडिया के बाहर के लोगों ने दिया, आपको पता है? तो कैसे हम पलायन को ख़राब मान लें? सर पलायन इसलिए खराब है क्योंकि वहाँ से जैसे जो लोग दिल्ली आ जाते हैं या मुंबई चले जाते हैं, अन्य राज्यों में चले जाते हैं, यदि उनको अपने लोकल लेवल पर काम मिल जाए तो वो सर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उस क्षेत्र का भी विकास हो सकता है। सर उनको काम कैसे मिलेगा? जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से उस गांव में, उस एरिया में काम ही नहीं है। जी सर, वही तो समस्या का समाधान हो सकता है कि सर जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इसके हिसाब से सर नोड के रूप में विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। सर जैसे अभी हम हाल ही में गए थे चित्रकूट, तो वहाँ पे क्या है सर, लोगों का जो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखने का नज़रिया है बदला है और लोगों को उम्मीदें हैं। तो अगर दूसरा समस्या सर जैसे एग्रीकल्चर लैंड का है, जो सर वहाँ पे पानी की समस्या है, तो सर अभी हाल ही में नदी जोड़ परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक बनाया गया है, इससे सर नहरें निकाल के पानी पहुँचाया जा सकता है। और सर जैसे श्री अन्न को जो बढ़ावा दिया जा रहा है बजट में, तो सर श्री अन्न मतलब सर मोटे अनाज, तो मोटे अनाजों की खेती को सरकार यदि बढ़ावा देगी और वैश्विक स्तर पर निर्यात को हम प्रोत्साहित करेंगे तो एग्रीकल्चर में अच्छा काम हो सकता है सर। और सर महिलाओं से रिलेटेड जो समस्या है उसके लिए सर अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं और उनमें सर काम भी हो रहा है। तो सर सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम ऐसे कर सकते हैं कि उसका और सशक्तिकरण करके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को स्पेशली जो है जोन बना करके क्षेत्र वाइज डिवाइड करके उनमें सर हम काम करें, एक मुहिम चला करके सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़े महिलाओं को, तो सर इसमें काम हो सकता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक्स।